सो इन द डिराइव डायग्नोसिस यूजिंग अ डायग्नोस्टिक कास्ट, हमें डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन की ज़रूरत है। वो डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन कैसे बनेगा? वो डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन फॉर द रिमूवेबल पार्शियल नेचर आर मेड यूजिंग एन इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड दैट इज कॉल्ड एज द एल्जीनेट। अब इम्प्रेशन क्या होता है? नेगेटिव लाइकनेस ऑफ द टीथ एंड द इडेंचुलस एरियाज वेयर द टीथ हैव बीन रिमूव्ड made in the plastic material which becomes relatively hard and set while in contact with the tissues, impressions and may be full of complement of teeth or areas where some of the teeth have been removed as in the mouth from which all have been removed। कि वो हम क्या करते हैं, हम जो इम्प्रेशन मटीरियल लेते हैं उससे हमारे सारे टिश्यूज़ का भी एक रेप्लिका, एक डुप्लीकेट नज़र मिल जाता है, हमें टूथ का भी मिल जाता है, कॉन्टोर सारे आ जाते हैं, कंप्लीट एक माउथ का इंप्रेशन हो जाता है और वो हम यूजिंग दी इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड करते हैं जिस दैट इज कॉल्ड इज दी एल्जीनेट। अब ये जो इंप्रेशन है प्राइमरी और द प्रीलिमिनरी इंप्रेशन, उसको हम कहते हैं इंप्रेशन मेड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, जो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए बनाया गया है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रे के, उसके अकॉर्डिंग ट्रे बनेगी। वो ट्रे के लिए जो इंप्रेशन लिया है, वो डायग्नोसिस के लिए जो इंप्रेशन लिया है, दैट इज कॉल्ड एज दी प्राइमरी और द प्रीलिमिनरी इंप्रेशन। ये इंप्रेशन जो है वो हम स्टॉक ट्रे की मदद से बनाते हैं। You can see this stock tray having the perforations. This is made up of the metal. So the most commonly used impression material for making the primary impression is the alginate or the agar and the elastomeric impression materials जब बहुत ज़्यादा deep undercuts मिले हमें। अब impression tray क्या होती है? A device used to carry, confine and control the impression material, कि उस tray में impression material डालते हैं then उसको हम mouth में place करते हैं। So that is the इम्प्रेशन ट्रे। इम्प्रेशन ट्रेस जो है वो दो टाइप की होती हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्टॉक ट्रेस और कस्टम ट्रेस, कस्टम मेड स्पेशल ट्रेस। प्री फैब्रिकेटेड जो है वो हम डायग्नोस्टिक और प्रीलिमिनरी इम्प्रेशंस के लिए यूज़ करते हैं, वाइल जो हमारे पास ये जो है इनकी आगे से टाइप जो हमारे पास परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड है। परफोरेटेड जो है वो लो विस्कोसिटी वाले इम्प्रेशन मटेरियल्स को कैरी करने के लिए यूज़ होता है और ये जो परफोरेशन है ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में हेल्प करती है कि इनके अंदर मटेरियल लॉक हो जाता है और वो अपनी जगह से नहीं हिलता। सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड। नंबर वन इज दी प्री फैब्रिकेटेड स्टॉक ट्रेस एंड द कस्टम, देन कम्स दी perforated and non-perforated impression material. An impression material is defined as any substance or a combination of substance for making the negative reproduction, के उसको रेप्लिकेट करने के लिए, उसको डुप्लीकेट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर्स का एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो इंप्रेशन मटेरियल है, जो कि हमने बताया कि एल्जीनेट, एगर और इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल में, जो कि डीप अंडरकट्स के लिए यूज़ करेंगे। वो जो हमारे पास एल्जीनेट है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उसकी प्राइस लो है, उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और रिप्रोडक्शन भी उसकी अच्छी है, डिटेल्स वगैरह अच्छी दे देता है। कॉम्पोजिशन में वी हैव सोडियम पोटेशियम एल्जीनेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, फिलर, पोटेशियम फ्लोराइड जो कि एक्सेलरेटेड डायटोमिक जो भी फिलर है, और सोडियम फॉस्फेट रिटार्डेड। तो ये अपनी अपनी क्वांटिटी के अंदर मिलते हैं। जो सोडियम सॉल्युबल एल्जीनेट, ये जो सॉल्युबल इसके अंदर है वो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट इसका रिएक्ट करता है और वो बनाता है इनसॉल्युबल कैल्शियम एल्जीनेट जेल। अब जेल जो है वो जो जिलेशन टाइम है वो इसका 3 to 4 मिनट्स है और वाटर पाउडर रेशियो इज़ 40 मिलीलीटर फॉर 15 ग्राम, 40 मिलीलीटर फॉर 15 ग्राम। हमने 15 ग्राम के लिए 40 मिलीलीटर जो है वाटर लेना है और जो हमारे पास जिलेशन टाइम है जेल बनने का, ये जो कैल्शियम सल्फेट और जो सोडियम सॉल्युबल एल्जीनेट है ये जो मिक्स होंगे और आपस में जेल बनाएंगे वो 3 to 4 मिनट्स है। टेक्निक क्या है जी? स्टॉक ट्रे लेनी सूटेबल साइड की पेशेंट के लिए देखकर और 2 मिलीलीटर की स्पेस जो है बिटवीन द टिश्यूज़ और ट्रे जो है वो छोड़नी है ताकि मटीरियल ईजिली फ्लो कर जाए, बिल्कुल चिपकनी नहीं चाहिए ट्रे। द मटीरियल इज मिक्सड इन अ रबर बाउल, कर्व स्पैचुला और फिगर ऑफ 8 मोशन में हम इसको मिक्स करते हैं स्पैचुलेशन में। इससे जो फाइब्रस नेटवर्क है वो आपका जो है वो ब्रेक डाउन होता है और मिक्सिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। फिर मटेरियल को आपने ट्रे में डाला, उसमें जो है आपने थोड़ा सा पैलेट पे पहले भी लगा देना है। ट्रे को पेशेंट के माउथ में लेकर गए, उसको प्रॉपर्ली सीट किया जब तक जिलेशन नहीं होती। फिर ट्रे को रिमूव किया एक सिंगल स्ट्रोक से, ऐसे चंक में रिमूव नहीं करना है, एकदम से स्ट्रोक से रिमूव करना है। सिंगल पाथ ऑफ द रिमूवल होना चाहिए। ट्रे को रोटेट करेंगे तो डिस्टॉर्शन होगी इंप्रेशन के अंदर। एंड पाथ ऑफ इंसर्शन शुड ऑलवेज एंड रिमूवल शुड ऑलवेज बी
पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द रिमेनिंग टूथ। इंस्पेक्शन चेक कैसे करना है कि कोई एयर इंक्लूजन्स हैं, कोई वॉइड्स हैं, ठीक है, तो उसका सरफेस अच्छे से चेक करनी है। उसके बाद डिसइंफेक्शन करनी है इंप्रेशन की। इन्फेक्शन ये इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग आयोडोफोर। इट शुड बी लेफ्ट इन डस्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक आपने ऐसे रहने देना। 2% ग्लूटाराल्डिहाइड, 2% ग्लूटाराल्डिहाइड इज ऑल्सो यूज्ड। और ये जो है ग्लूटाराल्डिहाइड, ये जो है इंप्रेशन की सरफेस को, जो कि इलास्टोमेरिक इंप्रेशन है, उसकी सरफेस को थोड़ा सा डैमेज कर देता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, वरना आयोडोफोर एंड 2% ग्लूटाराल्डिहाइड आर यूज्ड। अब ये तो बन गई हमारा, ये हमारा आ गया डायग्नोस्टिक इंप्रेशन। अब हम करेंगे डायग्नोस्टिक कास्ट प्रिपेयर। जो अब हमने कास्ट को 12 मिनट्स के अंदर अंदर पोर करना है। मिनिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए डेंड्राइट की, यानी डेंटल स्टोन की, जो हमारा हार्ड प्लास्टर होता है उसकी कम से कम एक्सपेंशन होनी चाहिए। कास्ट को 2 पोर टेक्निक से पोर करेंगे। मिक्सिंग जो है वो उसकी अंदर वैक्यूम करेंगे और फिर फर्स्ट पोर डालेंगे। फर्स्ट पोर की थिकनेस जो है वो 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। 10 to 12 मिनट्स के बाद एक स्लरी वाटर को स्प्रे करेंगे फर्स्ट पोर के ऊपर। उसके बाद हम इंप्रेशन को इन्वर्ट करेंगे ओवर अ मिक्स, यानी कि ये हमारा अपर पोर्शन बना, ठीक है, ये हमारा अपर पोर्शन है। ये हमने क्या किया है, मिक्स किया एल्जिनेट को 8 मोशन के साथ, फिर हमने अपना फर्स्ट पोर बना लिया। ये फर्स्ट पोर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे सेकंड पोर के लिए उल्टा कर दिया। पहले ये इस तरह था, लाइक दिस, ये इट वाज समवट कि टूथ की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, इन्वर्टेड थी। अब ये हमने इसको उल्टा कर दिया ताकि इसकी जो बेस है वो बनाने में हमें आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो ये हमारा इन्वर्ट कर दिया हमने इसको। फिर सेकंड पोर हमने किया एंड द बेस ऑफ द कास्ट इज शेप्ड। सेकंड में हमने उसकी बेस बनाई। कास्ट इज सेपरेटेड अबाउट 45 to 60 मिनट्स आफ्टर द इनिशियल। जब जिसम सेट हो जाए तो उसके 45 to 60 मिनट्स के बाद आपने इसको रिमूव कर लेना और आपके पास वो कास्ट आ जाएगी और आपका वो इम्प्रेशन अलग हो जाएगा। अब उस कास्ट की ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग ऑफ द कास्ट, वो कह रहे हैं मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द थिनेस्ट पोर्शन। बेस पे जो वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ द हार्ड पैलेट में 10 मिलीमीटर, मैक्सिला में और लिंगुअल सर्कस पे मैंडिबल में 10 मिलीमीटर, दोनों में 10-10। पोस्टीरियर सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर टू द बेस होनी चाहिए। साइड जो है उनको इस तरह ट्रिम करना है कि दैट पैरेलल टू द बकल सरफेस। लैंड एरिया इज पेरिफेरी शुड बी 3 मिलीमीटर वाइड। बेस ऑफ द अपर कास्ट की जो साइड्स हैं, 2 एंटीरियर सरफेस होनी चाहिए, 2 सरफेस साइड्स पर होनी चाहिए, 1 पोस्टीरियर होनी चाहिए, 2 इन बिटवीन होनी चाहिए। ये सारी साइड चेक कर लेनी कि ये सबकी साइड्स प्रिपेयर है या नहीं। बेस ऑफ द कास्ट की 6 साइड्स होती हैं। उसका एंटीरियर कर्व जो है वो सिंगल है, 2 नहीं होते। यहाँ पे 2 है हमारे पास, यहाँ पे ओनली वी हैव 1। द टंग स्पेस जो है वो लोअर में, वो भी देखना है कि अगर वो नहीं बनी हुई तो उसको ट्रिम करके बनाएं। सल्कस, फ्रेनम और सबलिंगुअल फोल्ड की स्पेस, तो ये ट्रिमिंग इसलिए की जाती है ताकि कोई भी जो माउथ के अंदर जो चीज़ें हैं वो उनके साथ फंसे ना, ऑरल टिश्यूज़ और बक्कल सर्फेसेस और टंग और इस तरह की उनके आपस में वो क्लाइडिंग ना हो, उसको सेपरेट करने के लिए और उसको प्रॉपर एक शेप में लेकर आने के लिए ट्रिमिंग की जाती है। उसके बाद इवैल्यूएटिंग द डेंटल कास्ट। आफ्टर मेकिंग द डायग्नोस्टिक कास्ट, उनको इवैल्यूएट करना है कि उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या कोई क्लिनिशियन फेस कर रहा है फैब्रिकेशन के दौरान में। तो 2 प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम चेक करते हैं डायग्नोस्टिक कास्ट को इवैल्यूएट करते हैं। नंबर 1 इज़ सर्वेइंग एंड नंबर 2 इज़ द माउंटिंग द डायग्नोस्टिक कास्ट इन एन आर्टिकुलेटर। सर्वेइंग करेंगे और सर्वेइंग से तो हमें ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट सर्वेयर में हम करते हैं और उसके बाद हम किसी भी तरह के सॉफ्ट टिश्यूज़ अंडरकट्स को भी देख लेते हैं। कोई प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन की ज़रूरत है या सर्जरी की, वो भी हम देख लेते हैं। अगर पाथ ऑफ इंसर्शन हमें नहीं पता वो भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डीप अंडरकट बकल सरफेस पे प्रेजेंट है तो डेंचर बेस जो है वो डेप्थ ऑफ द सर्कस तक जाएगी नहीं। इसका मतलब इस अंडरकट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वरना डेंचर बेस फंसेगी, वहाँ पे क्रिएट मसला करेगी। द डायग्नोस्टिक कास्ट को सर्वे किया सर्वेयर में वर्टिकल मार्कर से, जिस मार्कर को हाइट ऑफ कंटोर ऑफ द बोन या सॉफ्ट टिश्यू मुहैया करने के लिए अबव द अंडरकट देखा गया। अब हाइट ऑफ कंटोर बी सर्जिकली रिमूव्ड टू रिमूव द अंडरकट। उसको हम कम करते हैं हाइट ऑफ कंटोर का ताकि अंडरकट भी रिमूव हो। डेप्थ ऑफ अंडरकट फिर मेजर करते हैं अंडरकट कोट की मदद से।
फिर डायग्नोस्टिक कार्ड को सर्वे करते हैं, वर्टिकल मार्कर की जो है ना उसको रिप्लेस करते हैं हम वैक्स नाइफ से, और जब तक हमारा अंडरकट एलिमिनेट नहीं होता हम स्पेशल नाइफ को यूज़ करते हैं। ये प्रोसीजर जो है ऑफ रिड्यूसिंग द कास्ट टू इवैल्यूएट द अमाउंट ऑफ सर्जिकल रिडक्शन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड मोक सर्जरी, कि कितनी चीज़ें जो है जो इंटरफेयर कर रही थी उनको हमने मोक सर्जरी के दौरान में एलिमिनेट कर देना है। सम ऑफ दी केसेस में आपने देखा कि यूनिलेटरल अंडरकट्स होते हैं, वन साइड पे होता है। अलोंग द पाथ ऑफ इंसर्शन विल हेल्प टू सी द डेंचर इन सच केसेस, तो पाथ ऑफ इंसर्शन मैक्सिमम आप 10 डिग्री तक कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा पाथ ऑफ इंसर्शन चेंज करना पड़ेगा प्रोस्थेसिस का। माउंटिंग द डायग्नोस्टिक कास्ट, अब ये आर्टिकुलेट पे किस तरह से हम उसको करते हैं, हम उसको जॉ रिलेशन चेक करते हैं यूज ऑफ माउंटिंग द डायग्नोस्टिक कास्ट। यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाती है। अगर कोई एक्सट्रूडेड टीथ है, कोई ट्यूबरोसिटी है, कोई एबनॉर्मल कॉन्टैक्ट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस ख़राब हैं, वो कैन बी ईजीली एग्जामिन माउंटेड कास्ट के ऊपर। उसके अलावा ये हम दिखा रहे हैं कि ये माउंटिंग ऑफ द कास्ट है, ये अपर और लोअर को एक साथ रखे उनका रिलेशन सेट किया। डिटेल एनालिसिस ऑफ पेशेंट ओक्लूजन, अगर ओक्लूजन को हर साइड से देखना है कि फ्रंट पे बैक पे किस तरह ओक्लूजन है तो वो भी इजीली पता लग जाती है। इस तरह हम डिज़ाइन और टीथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट की एजुकेशन है कि इससे पेशेंट को भी दिखा सकते हैं कि तुम्हारी ये ओरल कंडीशन और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्लान है, तो उसको प्लान बनाने के लिए भी उसको दिखा सकते हैं, और लीगल प्री ट्रीटमेंट रिकॉर्ड रखने के लिए भी ये कर सकते हैं। अब ये जो ड्राइव डायग्नोस्टिक कास्ट यूजिंग अनदर डायग्नोस्टिक डाटा, अदर डायग्नोस्टिक डाटा लाइक प्री एक्सट्रैक्शन, कोई रेडियोग्राफ को फोटोग्राफ, ठीक है, ये हमें प्रीवियस कंडीशन ऑफ द पेशेंट के बारे में बता देते हैं। इन रिकॉर्ड्स के थ्रू हम एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह को चेक कर लेते हैं। दिस वाज अबाउट द मेकिंग ऑफ द डायग्नोस्टिक कास्ट। द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब ज़ाहिर बात है जो मसला है, कोई पैथोलॉजी है या कोई सर्जरी होनी है या कुछ, उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाएगी, ठीक है, उसमें सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट, ये जो प्रोस्टेडोंटिक ट्रीटमेंट है फॉर द पार्शली इडेंचुलर पेशेंट, उसको 6 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है, स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले फेज़ 1 है जिसमें हमने डायग्नोस्टिक डाटा कलेक्ट कर लेना है, कोई भी ट्रीटमेंट एमरजेंसी कंडीशन है उसको ट्रीट कर लेना है, ठीक है, ताकि रिलीफ हो, पेन वगैरह इन्फेक्शन कम हो। फिर क्या प्रोसीसीज हमने देनी है वो हमने सेलेक्ट करनी है, पेशेंट को मोटिवेट करना है। फेज़ 1 हो गई। फेज़ 2 क्या है, प्री प्रोस्थेटिक माउथ ऑपरेशन करना है, प्राइमरी इंप्रेशन ले लेना है, पेशेंट को मोटिवेट करना है। फेज़ 3 में आरपीडी बना लेना है। फेज़ 4 में प्रोस्थेटिक माउथ ऑपरेशन करके फाइनल इंप्रेशन लेना है और पेशेंट को मोटिवेट करना है। फेज़ 5 में रिमूवल पार्शियल डेंचर को फैब्रिकेट करना है, पहले आपने डिज़ाइन किया अब उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं। फेज़ 6 में इंसर्ट कर देना है उसको, पोस्ट इंसर्शन मैनेजमेंट कोई मसला ना हो उसके डालने के बाद पीरियडिक रिकॉल चेक करते रहना, बार बार रिव्यू, और ये जो है ट्रीटमेंट प्लान है इस तरह से यानी कि होता है। अभी फ़ायदा क्या कि एक तो पेशेंट कोऑपरेशन करता है आपके साथ, उसको मोटिवेट करते हैं, और कोई मसला आ रहा है तो वो दो क्लिनिशियन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और करंट स्टेटस कैसा है पेशेंट का वो भी चेक किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रिकॉल विजिट्स, कितना ट्रीटमेंट हो चुका है, कितनी चीज़ बेहतर हुई है वो भी देखते हैं, और जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए भी एक रिमाइंडर होता है। सो दिस वाज अबाउट दी डिराइव्ड डायग्नोसिस यूजिंग अ डायग्नोस्टिक कास्ट, जिसमें इंप्रेशन लिया, देन कास्ट पोर की, देन उसकी ट्रिमिंग की, उसको इवैल्यूएट किया, उसमें सर्वेइंग की, और देन आर्टिकुलेशन की, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए क्या किया, 6 फेजेस ही, जिसमें पहले आपने डाटा इकट्ठा किया, दूसरे में आपने इंप्रेशन लिया, तीसरे में आपने डिज़ाइन किया, चौथे में आपने प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन की, फाइनल इंप्रेशन लिया। फेज़ 5 में आपने उसको बना दिया, फैब्रिकेट कर दिया आरपीडी को, और 6 में आपने उसको इंसर्ट कर दिया और पोस्ट इंसर्शन मैनेजमेंट की। So this was about this topic, and we will discuss the next topic in the other video.